Welcome to Bind EduTech, and we were continuing our chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. In the previous video, we have discussed that Aram has finally decided to accept the invitation of his cousin Murad. अरम जो है वो मुराद का इनविटेशन, हॉर्स राइडिंग का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने से पहले मुराद चोरी का एक अपना अलग डेफिनेशन भी बनाता है कि पैसा चोरी करना और घोड़ा चोरी करना ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप किसी का घोड़ा राइड करने के लिए ले लेते हैं तो वो स्टीलिंग के कैटेगरी में नहीं आएगा, चोरी के कैटेगरी में नहीं आएगा, जब तक कि आप उस घोड़े को बेच नहीं देते हैं। और इन लोगों का घोड़ा बेचने का कोई प्लानिंग तो था नहीं, तो वो अपने आप को कन्विंस करता है अरम, और फिर रेडी हो जाता है, कपड़े पहनता है, विंडो से बाहर निकलता है, विंडो से ही वो कूद जाता है यार्ड की तरफ जहाँ पे मुराद था घोड़े के साथ, और उछल करके मुराद के पीछे वो बैठ जाता है। अब आगे देखते हैं स्टोरी में। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन। एज ऑफ द टाउन, अब यहाँ पे अरम और मुराद ये लोग जहाँ रहते थे, जिस जगह पे रहते थे, उस जगह को थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसा जगह था, शहर था, गांव था, कहाँ पे वो रहते थे, कुछ प्लेसेस का नाम भी आएगा यहाँ। तो पहला है एज ऑफ द टाउन। एज ऑफ द टाउन का मतलब हो गया शहर के बॉर्डर पर। एज जो है वो किनारा बोलते हैं, तो एक तरह से यहाँ पे उसका मतलब है शहर का बॉर्डर, एज ऑफ द टाउन। और जगह का नाम दिया हुआ है वॉलनट एवेन्यू। याद रखना है जगह का नाम, वॉलनट एवेन्यू जगह का नाम था, जो कि शहर के एकदम एज पर था, बॉर्डर पर था। वहाँ पे ये लोग रह रहे थे, उस समय ये लोग वहाँ रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। उनके घर के बाद, जहाँ उनका घर था, उनके घर के बाद कंट्री शुरू हो जाता था। कंट्री वर्ड जो है, कंट्री, इसका हम लोग कॉमन मतलब निकालते हैं देश, पर यहाँ पर कंट्री का मतलब देश नहीं है। यहाँ कंट्री का मतलब आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र। कंट्री का यहाँ मतलब है रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र। तो ये लोग जहाँ रहते थे उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। वो जगह शहर के बॉर्डर पे था, एकदम एज ऑफ द टाउन। और इनके घर के बाद रूरल एरिया शुरू हो जाता था, कंट्री शुरू हो जाता था, मतलब रूरल एरिया शुरू हो जाता था इनके घर के बाद। और क्या क्या थे इनके घर के बाद, और रूरल एरिया जो जाने वाला रास्ता था वहाँ और क्या क्या था? वाइनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। ये कंट्री रोड्स का मतलब हो गया कि जो रास्ता ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाता है, रोड जो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाता है, वो हो गया कंट्री रोड। वाइनयार्ड, ऑर्चार्ड और इरिगेशन डिचेस, इनका मीनिंग आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। देखिए वाइनयार्ड, वाइनयार्ड का क्या मतलब है?
अ प्लांटेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स टिपिकली प्रोड्यूसिंग ग्रेप यूज्ड इन वाइन मेकिंग, जिससे अंगूर का बगीचा होता है जहाँ पे अंगूर उपजाया जाता है, अंगूर की खेती की जाती है, और स्पेशली उस अंगूर को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग वाइन्स, शराब बनाने के लिए। उसको वाइन यार्ड्स बोलते हैं। फिर एक वर्ड आया था ऑर्चार्ड्स। ऑर्चार्ड्स क्या है? अ पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज, मतलब बगीचा जहाँ पे फलदार वृक्ष लगे हुए हों, फल वाले वृक्ष लगे हुए हैं, चाहे आम का बगीचा हो, अमरूद का बगीचा हो, लीची का बगीचा हो, कोई भी फ्रूट का अगर बगीचा है, सेब का बगीचा है, तो उसको हम लोग ऑर्चार्ड्स बोलते हैं। और इरिगेशन डिचेस क्या होते हैं? इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में समझ सकते हैं कि नहर को बोला जाता है, जिसको हम लोग कैनाल्स बोलते हैं, उसको यहाँ इरिगेशन डिचेस बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें इनके घर के जहाँ ये रहते थे उसके बाद ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। इनका घर कहाँ था? वॉलनट एवेन्यू नाम के जगह पर। ये जगह का नाम है वॉलनट एवेन्यू, और ये जगह था कहाँ? एज ऑफ द टाउन, शहर के एकदम बॉर्डर इलाके में ये जगह था। और इनके घर के बाद शुरू हो जाता था ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाने वाला रास्ता। और क्या क्या था? अंगूर के बगीचे थे इनके घर के बाद, फिर फ्रूट्स के बगीचे थे, उसके बाद कैनाल्स थे, मतलब नहर था, और ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाने वाले रास्ते थे। इन लेस दैन 3 मिनट्स लगभग ये लोग वहाँ से निकले घोड़े पर सवार होकर के, और मुराद वॉज राइडिंग द हॉर्स, मुराद जो है वो घोड़ा राइड कर रहा था। 3 मिनट का समय लगा इनको वॉलनट एवेन्यू जो जगह था वहाँ, जहाँ इनका घर था, वहाँ से ये लोग आ गए ऑलिव एवेन्यू नाम के जगह पे। ऑलिव एवेन्यू नाम के जगह पे आ गए। 3 मिनट लगा इनको वहाँ से ऑलिव एवेन्यू, ये भी नेम ऑफ अ प्लेस है, तो वहाँ पे ये लोग आए। 3 मिनट्स याद रखिएगा। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और जब ये लोग ऑलिव एवेन्यू तक पहुँचे उसके बाद घोड़े का जो रफ्तार था, जो स्पीड था, वो इंक्रीज़ कर गया। मतलब घोड़ा जो है अब वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगा। ट्रॉट वर्ड यहाँ यूज़ किया है। ट्रॉट का मतलब होता है उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर गया, घोड़ा अब तेज़ी से दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। सुबह सुबह का समय था, 4 बजे हुए थे, और साफ़ सुथरी हवा थी, और ये लोग बॉर्डर एज ऑफ द टाउन पे रहते थे, तो लिखा है एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। मज़ा आ रहा था उस साफ़ स्वच्छ हवा में इन लोगों को, और घोड़ा भी अब काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। ये जो अरम घोड़े के पीछे बैठा हुआ है, घोड़ा जब अपना स्पीड पकड़ता है तो अरम के लिए ये फीलिंग जो था वो काफ़ी वंडरफुल फीलिंग था। अरम को बहुत मज़ा आ रहा था घोड़े पर पीछे बैठ करके, और इस स्पीड में घोड़े को दौड़ता हुआ, और जो हवा, फ्रेश एयर जो उसको मिल रहा था, दैट फीलिंग वॉज वेरी वंडरफुल। बहुत शानदार फीलिंग था अरम के लिए। माई कज़िन मुराद, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing। और जब घोड़ा पूरी रफ्तार में दौड़ने लगा तो मुराद, जिसके बारे में हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो इस जनरेशन का क्रेजीएस्ट मेंबर था, वो क्या करता है? ही बिगैन टू सिंग। वो गाना गाने लगता है। आई मीन ही बिगैन टू रोर, और सिंग पहले वर्ड यूज़ किया और उसके बाद यूज़ करता है रोर। सिंग का मतलब हुआ गाना गाना, और रोर का क्या मतलब हुआ? यहाँ देखिए, रोर का आपको मीनिंग यहाँ मिलेगा
टू सिंग इन अ बैड टोन एंड वॉइस, बेसुरा आवाज़ में गाना। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके गा रहा था, अब इंजॉय कर रहा था, अपने मूड में था, हॉर्स राइड कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके बेसुरा आवाज़ में वो गाना गा रहा था। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. अरम जो है वो बताता है कि हर फैमिली में कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति में एक कोई क्रेज़ी स्ट्रीक आ जाता है। क्रेज़ी स्ट्रीक का क्या मतलब है, यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। क्रेज़ी स्ट्रीक का मतलब है एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब थोड़ा अजीब सा बिहेवियर, थोड़ा सनकी, थोड़ा पागलपन वाला बिहेवियर। तो वो मुराद बोलता है कि हर फैमिली में कहीं ना कहीं कोई क्रेज़ी स्ट्रीक होता है समवेयर, और इसका कज़िन मुराद जो था वो नेचुरल डिसेंडेंट था क्रेज़ी स्ट्रीक का। नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब हुआ नेचुरल सक्सेसर, इसका मीनिंग भी आपको नीचे मिलेगा। नेचुरल सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी क्यों बोला जा रहा है इसको, नेचुरल डिसेंडेंट किसका बोला जा रहा है इसको, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मुराद को जो क्रेजीनेस मिला था स्वभाव में, वो अंकल खुसरो से मिला था, क्योंकि अंकल खुसरो इसके पहले के जनरेशन के सबसे क्रेज़ी मेंबर माने जाते थे। तो अंकल खुसरो से वो क्रेजीनेस जो था वो मुराद में आ गया था। दैट मीन्स दैट ही वॉज नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो। वो उत्तराधिकारी था, सक्सेसर था, उसको जो क्रेजीनेस मिला था वो अपने ही फैमिली में अपने ही सीनियर मेंबर से मिला था। ही वॉज नेचुरल डिसेंडेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल डिसेंडेंट। मुराद वॉज नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो। वाई? बिकॉज he got craziness from Uncle Khusro. That is why he was called natural descendant. तो वो एक नेचुरल सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था क्रेजीनेस का। यहाँ लिखा हुआ है बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो। उसके पहले मुराद के पहले क्रेजीनेस किस में था, अंकल खुसरो में था। अब अंकल खुसरो को डिस्क्राइब किया गया है जो हम लोग पहले भी कैरेक्टर में देख चुके हैं। ही वॉज एन एनॉर्मस मैन, मतलब बड़े शरीर, बड़े डील डॉल, बिग मैन, एनॉर्मस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड लार्जेस्ट मुस्टैचेस, ये भी डिस्कस किए थे हम लोग। सैन जॉकिन वैली में सबसे बड़ी मूछें थी अंकल खुसरो की। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वो बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। फ्यूरियस इन टेम्पर मतलब बहुत एंग्री नेचर के थे, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं। इरिटेबल, इम्पेशेंट, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं इनके कैरेक्टर में कि वो बहुत इम्पेशेंट थे, उनको धैर्य नहीं था। एंड ही स्टॉप्ड एनीवन बाय टॉकिंग, बाय रोरिंग। जब उनके सामने, अंकल खुसरो के सामने कोई भी बात करता था, किसी भी टॉपिक पे बात करता था, तो अंकल खुसरो उसको रोक देते थे बात करने से, और चिल्ला करके, बाय शाउटिंग, वो चिल्ला करके उसको रोकते थे सामने वाले को, और हमेशा एक ही फ्रेज़, एक ही सेंटेंस रिपीट करते थे इन एवरी सिचुएशन। अंकल खुसरो रिपीट्स अ सेंटेंस इन एवरी सिचुएशन, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं। और ये था वो सेंटेंस, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये वो सेंटेंस था जिसमें अंकल खुसरो हमेशा बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। तो अब ये घोड़े पर बैठ करके ये लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ याद रखने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, पहला चीज़ याद रखना है
कि उनका घर कहाँ सिचुएटेड था। तो उनका घर सिचुएटेड था एट द एज ऑफ द टाउन, टाउन के बॉर्डर पर उनका घर सिचुएटेड था और जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। ये याद रखना है, वॉलनट एवेन्यू जगह का नाम था। उनके घर के बाद शुरू हो जाता था कंट्री, मतलब रूरल एरिया शुरू हो जाता था उनके घर के बाद। और क्या क्या थे उनके घर के बाद? वाइनयार्ड्स थे, है ना, अंगूर के बगीचे थे, ऑर्चार्ड्स थे, फल के बगीचे थे, नहर था, इरिगेशन डिचेस थे, कंट्री रोड्स थे, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाने वाले रास्ते थे। वो लोग वहाँ से निकलते हैं अपने घर से, वॉलनट एवेन्यू से, और फिर 3 मिनट के अंदर वो लोग पहुँच जाते हैं ऑलिव एवेन्यू। ये भी जगह का नाम याद रखना है, ऑलिव एवेन्यू वो लोग पहुँचते हैं। और ऑलिव एवेन्यू पहुँचने के बाद उनका जो घोड़ा है वो अपना स्पीड पकड़ लेता है, बिगैन टू ट्रॉट। यहाँ देखो ट्रॉट है, टू रन फास्ट। वो स्पीड पकड़ लेता है और जब घोड़ा स्पीड पकड़ लेता है तो अरम को भी मज़ा आता है, फ्रेश एयर, ही दैट फीलिंग वॉज वेरी वंडरफुल फॉर अरम। और मुराद जो है वो भी खुशी में गाना गाने लगता है, ही बिगैन टू सिंग। और उसके गाने को बोला गया है कि वो गाना बिल्कुल बेसुरे आवाज़ में गा रहा था, दैट उसके लिए वर्ड यूज़ किया है रोरिंग, कि वो रोर कर रहा था। उसके बाद फिर अंकल खुसरो के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ सैन जैकिन वैली है, इस वैली का नाम याद रखना है, सैन जैकिन वैली। और उस वैली में, उस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी मूछें जो थी वो अंकल खुसरो की थी। अंकल खुसरो कैसे व्यक्ति थे, कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, इम्पेशेंट थे, किसी को अपने सामने बोलने नहीं देते थे और सबको चुप करा देते थे, और हमेशा एक ही सेंटेंस रिपीट करते थे चुप कराने के लिए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और इस पे ध्यान मत दो, ऐसे थे वो। अब ये लोग हॉर्स राइडिंग कर रहा है मुराद, और घोड़ा काफ़ी स्पीड में दौड़ रहा है। ऑलिव वॉलनट एवेन्यू से ये लोग ऑलिव एवेन्यू तक आ गए हैं। ऑलिव एवेन्यू से इनका घोड़ा और स्पीड पकड़ लेता है, और आगे देखिए कहाँ जाते हैं ये लोग। That was all, no matter what anybody happened to be talking about। ये अंकल खुसरो के बारे में ही बताया जा रहा है कि अंकल खुसरो के सामने कोई व्यक्ति किसी भी टॉपिक पे बात करता था, वो टॉपिक चाहे जो भी हो, अंकल खुसरो का जो रिएक्शन था वो एकदम सिमिलर होता था। वो बस सामने वाले को बोलने ही नहीं देते थे, कुछ बीच में ही उसको टोक दिया करते थे, और टोक करके वो बोलते, हमेशा एक ही सेंटेंस रिपीट करते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स शॉप। एक बार ऐसा हुआ कि अंकल खुसरो जो हैं वो अपने मुस्टैचेस जो हैं वो ट्रिम करा रहे थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हैविंग हिज मुस्टैचेस ट्रिम। वो अपने मुस्टैचेस जो है वो थोड़े शेप में ट्रिम करा रहे थे बार्बर के शॉप में, और वहाँ पे दौड़ा दौड़ा आया उनका बेटा अरक, दौड़ा आया। यहाँ लिखा हुआ है 8 blocks, 8 blocks, ये याद रखना, 8 blocks। 8 blocks क्या है? जैसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, या 200 मीटर की दूरी पर, या 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो वैसे वहाँ पे ब्लॉक्स बटे हुए होते हैं, मतलब गलियाँ होती हैं एक तरह से, समझिए कि एक गली पार किया, 2 गली पार किया, 3 गली पार किया। या बिल्डिंग्स होते हैं, एक बिल्डिंग पार किया, एक घर पार किया, 2 घर पार किया, 3 घर पार किया, ऐसे करके 8 ब्लॉक्स पार करके अंकल खुसरो का बेटा अरक वो आता है
बार्बर के शॉप में, जहाँ पे अंकल खुसरो अपने मुस्टैचेस को ट्रिम करा रहे थे। और उनको आ करके क्या बताता है अपने फादर को, दैट देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि हमारा जो घर है वो उसमें आग लग गया है। हाउस वॉज ऑन फायर। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड। ये सुनने के बाद भी अंकल खुसरो अपने स्वभाव के अनुसार चिल्ला करके, गुस्से में, रोड वर्ड लिखा हुआ है, शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म। फिर से वही सेंटेंस रिपीट करते हैं, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब उनका बेटा जो है वो ये बोलने आया है उतनी दूर से दौड़ते हुए कि घर में आग लग गया है, मगर अंकल खुसरो अपने आदत से मजबूर हैं। वो बोल रहे हैं, अपने बेटे को जवाब दे रहे हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। आग लग गया है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। उनको ऐसा बोलता सुन करके बार्बर जो था वो भी उनको बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। बार्बर जो था नाई, वो ही बोला अंकल खुसरो को कि अंकल आपका बेटा बोल रहा है कि आपका घर जो है, आपके घर में आग लग गया है। तो उसको, बार्बर को भी वो चुप करा देते हैं चिल्ला करके, सो अंकल खुसरो रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। तो बार्बर को भी चुप करा देते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैंने बोला ना, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, आग लग गया है तो लगने दो, पे नो अटेंशन टू इट। ये अंकल खुसरो थे, ऐसे नेचर के थे। और इस नेचर के वजह से ही अंकल खुसरो जो हैं वो एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में भी कहीं कहीं इस स्टोरी में नज़र आते हैं। कॉमेडी क्रिएट करते हैं कि उनका बेटा आकर के उनको बोल रहा है कि घर में आग लग गया है और वो जवाब दे रहे हैं अपने आदत के अनुसार कि इससे कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये अंकल खुसरो जो हैं वो ये जवाब देते हैं, अपने बेटे को भी जवाब देते हैं। और बार्बर जब बोलता है तो बार्बर को भी टोकते हैं, बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, मैंने तुमको बोला कि कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। अंकल खुसरो को डिस्क्राइब किया गया था यहाँ, माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। ये अभी ऊपर भी आया था कि मुराद जो था वो अंकल खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट था, मतलब कि उत्तराधिकारी था। किस तरह से? स्वभाव के रूप में। जिस तरह का स्वभाव अंकल खुसरो का था, लगभग वैसा ही स्वभाव मुराद के अंदर था। मुराद भी लगभग वैसा ही क्रेज़ी था। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज ज़ुराब, ये भी हम लोग कैरेक्टर में देखे थे कि मुराद के फादर ज़ुराब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल। ज़ुराब ऐसे नहीं थे, उसके मतलब मुराद के फादर जो थे वो क्रेज़ी नहीं थे। ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन, ही वॉज अ कॉमन मैन, ही वॉज अ सेंसिबल मैन। लेकिन मुराद जो था उसमें अंकल खुसरो के गुण आ गए थे और ये उनके फैमिली में हमेशा ट्रैवल कर रहा था, जनरेशन बाय जनरेशन, कि जो क्रेजीनेस वाला जो स्ट्रीक था वो हर जनरेशन में किसी न किसी के अंदर रहता था। इसके पहले वाले जनरेशन में अंकल खुसरो में था, अभी वाले जनरेशन में मुराद में आ गया था। जबकि मुराद के फादर ज़ुराब जो थे वो क्रेज़ी नहीं थे, ही वॉज प्रैक्टिकल मैन। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। इसी तरह से इनका ट्राइब में चलते आ रहा था। क्रेजीनेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज ओन सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाप और बेटे में ये कॉमन फीचर था कि ज़ुराब जो थे वो मुराद के फादर थे, मतलब अपने सन का उनके मुराद का जो फ्लैश था, मतलब मुराद का जो शरीर था, वो शरीर तो अपने फादर पे था, फादर का दिया हुआ था, फादर पे था, लेकिन उसका जो सोल था, स्पिरिट, उसकी जो आत्मा थी,
मुराद की आत्मा, मतलब उसका जो स्वभाव था, उसका जो नेचर था, वो अपने फादर पे नहीं गया था, वो गया था अंकल खुसरो पे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग। और ये बताता है कि इसी तरह से हमारे ट्राइब में जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो शुरू से ही ऐसा रहता था कि क्रेजीनेस जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहता था। ये ज़रूरी नहीं था कि फादर क्रेज़ी है तो उसका बेटा क्रेज़ी निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्रेजीनेस किसी के अंदर भी फैमिली मेम्बर के अंदर ट्रांसफ़र होता था, जनरेशन बाय जनरेशन। कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, दो वर्ड यूज़ किया है यहाँ। कैप्रिसियस और वैग्रेंट का मतलब देखिए, कैप्रिसियस मतलब इनकंसिस्टेंट चेंज ऑफ मूड, मतलब कि मूड जो है वो सडनली चेंज हो जाए। अभी हैप्पी मूड में है तो सडनली गुस्सा वाला मूड में आ गया, सडनली सैड मूड में चला गया, तो इसको कैप्रिसियस बोलते हैं। वैग्रेंट का क्या मतलब है? पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और वर्क। मतलब इनके घर, इनका जो ट्राइब था उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इनके ट्राइब में एक तो ये बात था कि इनका कोई सेटल्ड काम नहीं था। पहले भी डिस्कस किया था कि इनके एल्डर्स को भी ये बात पता नहीं थी कि इनका अर्निंग कहाँ से आता है। कोई सेटल्ड इनका काम नहीं था, किसी तरह का कोई सेटल्ड काम नहीं था इनके पास। और दूसरा कि ये लोगों का जो मूड था वो इनकंसिस्टेंट रहता था, मतलब कब मूड चेंज हो जाएगा, किस तरह से बिहेव करेगा, ये इनके ट्राइब में चलते आ रहा था। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। ये लोग घोड़ा जो है, हॉर्स जो है वो राइड करते जा रहा था मुराद, और गाना भी गाते जा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और ये लोग जो थे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते वो लोग आगे निकल चुके थे, अपने घर से थोड़ी दूरी पर जा चुके थे, और अब वो लोग लगभग ग्रामीण क्षेत्र के में एंटर कर चुके थे, जहाँ इनके नेबर्स या इन लोगों ने कभी सुना था कि ये लोग वहीं से बिलोंग करते थे ओरिजिनली, तो ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे। और घोड़ा दौड़ाना इन लोगों ने कंटिन्यू रखा एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। मतलब जितना तेज़ ये घोड़े को दौड़ा सकते थे, मुराद राइड कर रहा था, तो जितना तेज़ राइड कर सकता था उतना तेज़ वो घोड़े को राइड कर रहा था, और साथ में उसको इन्जॉय करने के लिए वो गाना भी गा रहा था मुराद। और उसका गाना सुन करके अरम बोलता है कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बेसुरा आवाज़ में गाना गा रहा हो। ये लोग अभी घोड़े पे हैं, सवारी कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। अब ये लोग घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते ये लोग एक निश्चित जगह पे पहुँचे, जहाँ पे थोड़ा खाली फील्ड था, ग्राउंड था। वहाँ पे भी वाइनयार्ड्स थे, मतलब अंगूर के बगीचे थे। वहाँ पे भी ऑर्चार्ड्स थे, मतलब फल के बगीचे थे। वहाँ पे भी फल के बगीचे थे, अंगूर के बगीचे थे। वहाँ पे ये लोग पहुँच गए हैं, और वहाँ पहुँच करके मुराद जो है वो घोड़ा रोक देता है। घोड़ा रोकता है और बोलता है अरम से कि अब तुम नीचे उतर जाओ, मैं घोड़ा अकेले राइड करूँगा। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। मुराद बोलता है कि तुम नीचे उतर जाओ, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अब घोड़ा अकेले राइड करूँगा। तो अरम जो है वो नीचे उतरने के लिए रेडी था, पर नीचे उतरने से पहले अरम मुराद से एक प्रॉमिस चाहता था। वो क्या बोलता है? विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। अरम बोलता है कि जब तुम अकेले राइड कर लोगे, तुम्हारा अकेले राइड करना हो जाएगा, तो क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? ये सवाल पूछता है अरम मुराद से। मुराद क्या बोलता है?
दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न मुराद सेड। मुराद बोलता है कि अकेले राइड करने का डिसीज़न मेरा नहीं होगा, ये तो घोड़ा का डिसीज़न होगा कि घोड़ा तुमको अपने ऊपर अकेले राइड करने देगा या नहीं देगा। तो ये अब मुराद जो है वो अरम को नीचे उतरने बोलता है और बोलता है कि अब मैं घोड़ा अकेले राइड करूँगा। अरम जो है वो नीचे उतरने से पहले मुराद से पूछता है कि जब तुम्हारा राइड करना हो जाएगा तो क्या तुम मुझे भी अकेले घोड़ा राइड करने दोगे। और इस पर मुराद का जवाब बहुत अच्छा है, थोड़ा मज़ेदार जवाब है। बोलता है दैट इज़ अप टू द हॉर्स, कि घोड़ा तुम अकेले राइड करने का जो डिसीज़न है वो मेरा नहीं हो सकता है, ये तो घोड़ा डिसाइड करेगा कि तुम अकेले राइड करने तुमको देगा कि नहीं देगा। गेट डाउन बोलता है कि नीचे उतरो। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये लोग घोड़ा अकेले अकेले कैसे राइड करते हैं। थैंक यू।